नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जन मुद्दा द जीरो मीडिया। हम बात करेंगे भारत रत्न पूर्व वैज्ञानिक, पूर्व महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में जानना क्यों जरूरी है, इनके विषय में पढ़ना समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे मित्रों, जब आप अपने जीवन में बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, उस समय हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी को पढ़कर समझकर यह जान सकते हैं कि कैसे कोई शून्य से शिखर तक पहुंचता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रेरणा का ऐसा स्रोत है, मोटिवेशन का ऐसा स्रोत है, जिसे सुनने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद, जिसे समझने के बाद आप लाख अपने जीवन से निराश हो, आप लाख अपने जीवन के संघर्षों से हताश हो, आपको फिर से चलने की, आपको फिर से संघर्ष करने की और आपको फिर से मेहनत करने की शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। आइए ज्यादा समय आपका बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संक्षिप्त जीवन। इस वीडियो में हम उनके संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानेंगे, उनके कैरियर में आए हुए तमाम उन असफलताओं के बारे में जानेंगे जिस समय उन्हें लगा था कि बस जीवन यहीं पर खत्म है, अब तो मुझे घोर निराशा में डूब जाना चाहिए। लेकिन हर एक कठिनाई के बाद ईश्वर ने, प्रकृति ने, अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत रहता है तो ऐसा रास्ता खोला कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे और उस सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी वे जनप्रिय रहे। यह सबसे बड़ी बात है। मानवता के ऐसे ही मिसाल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक सामान्य से मुस्लिम परिवार में भारत के दक्षिण छोर में बसे हुए रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और इनके जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान रखने वाली इनकी बहन जोहरा थी और जोहरा के हस्बैंड का नाम जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन इनसे लगभग 15 वर्ष बड़े थे और काफी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर गहरा प्रभाव था। इनके पूरे जीवन पर जलालुद्दीन के ज्ञान का, उनके अध्यात्म का, उनके ईश्वर में आस्था का बहुत ज्यादा योगदान था। और इनके बचपन के 3 मित्र थे। पहले रामनाथ शास्त्री, जो कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी के बच्चे थे। इसके बाद एक और इनके मित्र थे जिनका नाम अरविंदन था और एक और इनके मित्र थे शिव प्रकाशन। यानी इनके कुल बचपन में 3 मित्र जो सबसे इनके घनिष्ठ हुआ करते थे, जिसमें एक रामनाथ शास्त्री, शिव प्रकाशन और अरविंदन थे। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके रामेश्वरम नामक कस्बे में ही हुई। रामेश्वरम एक ऐसा कस्बा था जहां पर हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय दोनों बहुत ही प्रेम से मिलजुल कर रहा करते थे। अब हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। तो जब यह रामेश्वरम में पढ़ाई कर रहे थे उस समय, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया, इनका परिवार काफी गरीबी देख रहा था, क्योंकि इनके पिता एक सामान्य से नाविक थे। वे नाव बनाने का कार्य किया करते थे और इसमें इनके बहनोई जलालुद्दीन भी साथ दिया करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बहुत भयंकर तूफान आने के कारण इनके व्यवसाय में काफी घाटा हुआ, क्योंकि बहुत सारी नावें जो थी वह बह चुकी थी। और जब मध्यम परिवार का व्यक्ति कोई काम करता है, कोई व्यापार करता है और अगर उसमें घाटा लगता है तो उसे फिर से संभल के उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा उठा के चलने में बहुत कठिनाई आती है। तो इसीलिए इनका परिवार काफी गरीबी देख रहा था, आर्थिक तंगी से परेशान था। उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब मात्र वे 9 या 10 साल के हुआ करते थे, तो वे इमली का बीज बेचकर कुछ इकन्नी अठन्नी क्या करते थे, इकट्ठा किया करते थे। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही श्रमेव जयते के सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे। इसके बाद जब ये 10 या 12 वर्ष के हुए, उस उम्र में इन्होंने अखबार बेचकर अपनी आगे की पढ़ाई में अपना योगदान दिया।
एक बार उस विद्यालय में एक बाहर से अध्यापक आए, जिन्होंने जालीदार टोपी में बैठे हुए बच्चे को पहली बेंच पर देखकर उनका माथा सनक गया, उनका दिमाग सनक गया। दिमाग सनकना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक शिक्षक की नज़र में कोई भी विद्यार्थी हो वह केवल विद्यार्थी है, उसे आप जाति धर्म के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बचपन में हुआ। इनके साथ रामनाथ शास्त्री जी बैठे हुए थे, जो कि रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी के बालक थे। तो जब शिक्षक ने देखा कि एक ब्राह्मण बच्चे के साथ जालीदार टोपी वाला लड़का बैठा हुआ है, तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को डांटकर पीछे बैठने को कहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक आज्ञाकारी शिष्य की भांति पीछे जाकर चुपचाप बैठ गए, लेकिन कक्षा के दूसरे जितने भी बच्चे थे उन्हें यह घटना बहुत बुरी लगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रामनाथ शास्त्री ने घर पर आकर अपने पिता से जब यह घटना बताया तो उनके पिता को यह लगा कि ऐसी घटनाएं रामेश्वरम में आज के पहले कभी नहीं हुई है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग बड़े प्रेम और सौहार्द भाईचारे के साथ रहते हैं। उन्होंने उस टीचर के पास जाकर इसकी शिकायत की। अध्यापक ने भी अपनी गलती को स्वीकार किया और आइंदा से ऐसा ना करने की उनसे वादा किया। तत्पश्चात फिर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले बेंच पर बैठने लगे। तो मित्रों, अगर आप आज कहीं पर भी हैं, अगर आपके साथ इस तरह का कोई भेदभाव होता है तो आप उसके खिलाफ, चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हों। किसी भी शिक्षक के नजर में कोई भी विद्यार्थी केवल विद्यार्थी होना चाहिए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमारे साथ अगर कहीं समाज में भेदभाव हो रहा है तो हमें अपने आत्मविश्वास से, अपने मेहनत से, अपने लगन से आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपको सलाम करती है। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुसंख्यक कहिए, अल्पसंख्यक कहिए, पूरे भारत की जनता बड़े प्रेम से मानती है, बहुत मानती है, इतना दुलार देती है कि क्या बताएं। रामेश्वरम से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिता और अपने बहनोई जलालुद्दीन के प्रेरित करने के बाद यह निकल पड़े आगे की पढ़ाई पूरा करने रामनाथपुरम में, जो कि रामेश्वरम से बड़ा कस्बा था। रामेश्वरम से रामनाथपुरम आकर इन्होंने सन 1950 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये वहाँ से तिरुचिरापल्ली आ गए। वहाँ से इन्होंने 12वीं में दाखिला लिया और यहीं से इन्होंने बीएससी भी किया। लेकिन बीएससी करने के बाद इन्हें पता चला कि इनका सपना तो आसमान में उड़ना है और बीएससी करने के बाद आसमान में उड़ने का कोई कैरियर है ही नहीं। तब इन्हें लगा कि अब हमें उड़ने के लिए, पायलट बनने के लिए, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन का सपना जो था वह पायलट बनना था, लेकिन इन्हें यह पता नहीं था कि पायलट बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो अगर आज आप, इस वीडियो से हम सीख रहे हैं, अगर आज आप अपने जीवन की किसी भी घटना में असमंजस में हैं तो आपको हताश नहीं होना है। जो बीत गया सो बीत गया, आगे क्या रास्ता बनाना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस जीवनी से हमको सीख लेना है। बीएससी करने के बाद जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यह पता चला कि बीएससी करने के बाद वे पायलट नहीं बन सकते हैं, तो उन्होंने इसके लिए नए रास्ते तलाशना शुरू कर दिया। तब जाके इन्हें जानकारी हुआ कि आप एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में अगर प्रवेश ले लेते हैं तो आप वायुयान को बनाने वाले बन जाते हैं, यानी प्लेन बनाने वाले बन जाते हैं। तो प्लेन आप उड़ा भले नहीं सकते हैं, लेकिन प्लेन को आप बना सकते हैं, यानी आप अपने सपने के नज़दीक रह सकते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने निराशा के दौर से बाहर निकले और अपने नए रास्ते के तरफ अग्रसर हो गए, बढ़ चले। तो मेरे मित्रों, अगर आपको अपने जीवन में कहीं से यह लगे कि यहाँ हमारे सारे रास्ते बंद हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस जीवनी से हम यह सीख सकते हैं कि रास्ते बंद होने के बाद
उनका विकल्प तलाशना चाहिए। एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पहुंचे MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहां पर इनके अच्छे नंबर थे और परीक्षा इन्होंने दिया। उत्तीर्ण होने के बाद इनका वहां पर नाम आ गया। लेकिन सबसे बड़ी संकट, सबसे बड़ी विपदा तो अब आनी थी जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यह पता चला कि MIT में एडमिशन के लिए 1000 रुपये की भारी भरकम धनराशि लगेगी, तो उनके पांव तले से जमीन खिसक गई, हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वे अच्छी तरीके से जानते थे कि नाव के व्यापार करने वाले पिता 1000 रुपये की धनराशि नहीं जुटा पाएंगे, और पिता धनराशि नहीं जुटा पाएंगे तो कलाम एरोनॉटिक इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, यानी सारे सपने यहीं चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन रास्ते बंद नहीं हुए, निराशा में डूब गए अब्दुल कलाम, घनघोर निराशा में डूब गए। कुछ दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं किया। फिर एक दिन उनके अंतः मन में एक प्रेरणा जगी कि क्यों ना एक बार घर पर बात किया जाए, हो सकता है कि कुछ हो जाए। इन्होंने अपने पिता से बात किया और जब इनके पिता ने 1000 रुपये की बात सुना तो वे अपनी लाचारी और बेबसी बयान नहीं कर सके, शब्दों में नहीं कह सके। उनका चेहरा लटक गया। संजोगवश उसी समय जलालुद्दीन इन दोनों के वार्तालाप को सुन रहे थे। जोहरा, जो कलाम को बड़ा आदमी बनना देखना चाहती थी, उसने न आओ देखा न ताओ देखा, तुरंत अपने सारे गहने ले आई और जलालुद्दीन से उन्होंने कहा कि इसे ले जाइए, सुनार के पास गिरवी रख के आइए और पैसे का बंदोबस्त कीजिए, मेरे भाई की पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर कलाम MIT में आ गए और इसके बाद से शुरू हुआ एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का सफर। MIT में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था श्रीनिवासन, जिन्होंने नए विमान बनाने के डिजाइन पे काम दिया था सभी बच्चों को, जिसमें अब्दुल कलाम भी थे। अब्दुल कलाम जी ने जब अपना डिजाइन प्रोफेसर साहब को दिखाया, प्रोफेसर साहब ने बहुत चिड़चिड़ा कर डांटते हुए उन्हें कहा, तुम्हारा यह डिजाइन बहुत बकवास है, तुम अगर बेहतर डिजाइन करके नहीं दिखाते हो तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक ली जाएगी। अब्दुल कलाम को लगा छात्रवृत्ति रुकने का मतलब उनके सपने का फिर से चकनाचूर होना। देख रहे हैं ना, जीवन में उनके बार बार परेशानियां आ रही हैं, मगर परेशानियों से कैसे निपट रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, उसका एक ही मंत्र है मेरे मित्र, बस मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। पूरी शिद्दत से किया गया मेहनत आपको किसी भी परेशानी से बाहर निकाल सकता है। तो APJ अब्दुल कलाम को जब कहा गया कि अगर तुम इससे बेहतर डिजाइन नहीं दिखाओगे बनाकर तो तुम्हारी छात्रवृत्ति रोक ली जाएगी। यहीं तक नहीं था, श्रीनिवासन ने कहा कि और यह डिजाइन जो तुम बनाओगे इसके लिए तुम्हारे पास मात्र 3 दिन का समय है। अब तो अब्दुल कलाम साहब लग गए उस डिजाइन को बनाने में। ना खाना, ना पीना, ना सोना, और लगातार 3 दिन के अथक परिश्रम के बाद जो डिजाइन तैयार हुआ, अभी पूर्ण रूप से नहीं तैयार हुआ था। 3 दिन से लगातार मेहनत करते हुए डॉक्टर कलाम अपने रूम में जब एयरक्राफ्ट उस डिजाइन को फाइनली रूप देने ही वाले थे, तब तक उन्होंने देखा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जब वे मुड़े तो उन्होंने देखा कि स्पोर्ट ड्रेस में प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े हैं। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अब्दुल कलाम की इतनी शिद्दत से की गई मेहनत और उस डिजाइन को देखकर उनका पीठ थपथपाया और कहा कि मेरे बेटे, मैं भी जान रहा था कि जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है यह असंभव है, मगर तुमने कर दिखाया, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मेरे मित्र, हम इस घटना से यही सीख रहे हैं कि हमें अपने जीवन में हर एक समय पूरी शिद्दत से जो भी वर्क मिले उसे करना चाहिए। आइए आगे जानते हैं कलाम साहब के सफर को। कलाम साहब अभी MIT में ही थे
तो वहाँ पर एक ऐसे कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसका टाइटल था लेट अस मेक आवर ओन एयरक्राफ्ट। इस टाइटल पर लोगों को निबंध लिखना था। डॉक्टर कलाम के निबंध को फर्स्ट प्राइज मिला। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई जिस समय डॉक्टर कलाम कर रहे थे उस समय वे अपना 100% दे रहे थे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। सन था 1958 और डॉक्टर कलाम की उम्र हो चुकी थी 27 वर्ष। इन्होंने स्नातक की डिग्री ले लिया था इंजीनियरिंग में और अब पढ़ाई के बाद जीवन के असली सफर की शुरुआत हो चुकी थी, यानी ये निकल पड़े नौकरी की तलाश में। इनके सामने दो नौकरियां उस समय थी। एक भारतीय वायुसेना में जाने के लिए तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय दिल्ली। तो इन दोनों में से किसी एक नौकरी में डॉक्टर कलाम जाना चाह रहे थे। कलाम को इन दोनों नौकरियों के लिए दिल्ली और देहरादून जाना था। यह अपने यहाँ से निकले तो सबसे पहले ये दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू दिया। उनका इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ। उसके बाद वे देहरादून गए। देहरादून इसलिए वे गए क्योंकि इनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि ये वायुसेना में भर्ती हो जाएं। देहरादून जाने के बाद जब इन्होंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया तो कुल 25 अभ्यर्थी पहुँचे हुए थे और सीट थी मात्र 8 और डॉक्टर कलाम का नाम आया 9वें नंबर पर और यह होते होते रह गए। इसके बाद तो यह काफ़ी निराश हुए, घोर निराशा में डूब गए। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया था, काफ़ी प्रयत्न किया था और इनकी उम्मीदें थी कि यह नौकरी इन्हें मिल जाएगी। इनका सपना भी बचपन का था वायुसेना में भर्ती होने का, लेकिन यह सपना साकार नहीं हुआ। और जब साकार नहीं हुआ तो 27 वर्ष का कलाम निराश हो गया, वैसे ही जैसे अजाप होते हैं, परेशान हो गए, हताश हो गए। इनके सामने पूरा वृत्तांत तब तक का घूमने लगा, कैसे यह रामेश्वरम में पढ़ाई किया करते थे रामनाथ शास्त्री अरविंदन के साथ। और उसके बाद पहले लड़के थे जो रामेश्वरम से निकलकर रामनाथपुरम आए पढ़ाई करने के लिए, वहां से तिरुचिरापल्ली, और उसके बाद से इन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग किया। और क्या यह सारे मेहनत यहीं विफल हो जाएंगे? यह बात सोचकर डॉक्टर कलाम पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, घोर निराशा में डूब चुके थे। देहरादून से इन्होंने ट्रेन पकड़ा और ऋषिकेश स्टेशन आते ही ये वहीं पर रुक गए। ऋषिकेश चूंकि पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, वहाँ का वातावरण इनके मन को बहुत सुकून दे रहा था, लेकिन इनके मन के अंदर काफी हलचल मची हुई थी। उस हलचल को शांत करने के लिए वे वहीं पर गंगा जी में स्नान करने लगे और काफी देर तक एक किनारे नदी के चट्टान पर बैठकर यह सोचते रहे कि अब घर वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। बहन जौहरा ने मेरे सपनों के खातिर इतना बड़ा त्याग किया, अपने गहने गिरवी रख दिया, पिता किस मजबूरियों में मुझे पढ़ाए, और क्या ये सारे सपने यहीं चकनाचूर हो जाएंगे। यही सारी बातें सोचकर डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत परेशान थे। तभी उनके मन में आया कि ऋषिकेश संत महात्माओं का शहर है, स्थान है, क्यों न किसी महात्मा के पास चला जाए। जब वे वहां से कुछ दूर निकले तो उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया और वे उस आश्रम में आए जहां पर शिवानंद स्वामी महाराज बैठे हुए थे, ठीक गौतम बुद्ध की वेशभूषा में बैठे हुए थे। डॉक्टर कलाम आए और उन्होंने शिवानंद स्वामी से अपना वृतांत बताया। शिवानंद स्वामी ने उनके बिना बताए ही उनकी समस्याओं को जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि नियति तुम्हारा भविष्य निर्धारण कर चुकी है, जो हो गया उसके ऊपर पश्चाताप करना चाहिए, अपने अस्तित्व की तलाश करो और हे युवक तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलो। डॉक्टर अब्दुल कलाम का मन अब शांत हो चुका था और वहां से लौटकर वे दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद इन्हें पता चला कि इनका चयन कर लिया गया। DRDO में सबसे पहले इनकी नौकरी लगी। उस समय 250 रुपये के मासिक वेतन पर इन्होंने पहली नौकरी सहायक वैज्ञानिक की। DRD में सहायक वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी करते हुए इन्हें कई वर्ष बीत चुके थे। इनकी कड़ी परिश्रम और मेहनत से
कई सीनियर वैज्ञानिकों और अधिकारियों की नज़र में डॉक्टर कलाम आ चुके थे। कुछ वर्षों के पश्चात एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया नंदी। उस समय भारत के रक्षा मंत्री हुआ करते थे कृष्णन मेनन। कृष्णन मेनन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को नंदी प्रोजेक्ट का काम सौंपा। तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन नंदी को भारतीय सेना में सम्मिलित करना चाहते थे, लेकिन उनका यह सपना इसलिए साकार नहीं हो पाया क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ही महीनों के बाद कृष्णन मेनन को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया और अब्दुल कलाम का यह सपना भी चकनाचूर हो गया, जिसे उन्होंने कितने संघर्षों के बाद, कितनी मेहनत के बाद बनाया था। उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में नए रक्षा मंत्री ने डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम रूस से आयात करेंगे, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट पे अपने काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और जब कोई वैज्ञानिक, जब कोई रचनाकार किसी चीज को रचता है तो उसके प्रति, उसके साथ उसका स्वाभाविक मोह हो जाता है। फिर से डॉक्टर कलाम निराश हो गए, लेकिन क्या निराश होने से सफलता मिलेगी? नहीं। नंदी भले भारतीय सेना में सम्मिलित न हो पाया हो, लेकिन नंदी के आविष्कार के बाद से डॉक्टर कलाम के नाम की चर्चा वैज्ञानिक विभाग में, टेक्निकल विभाग में होने लगी थी। सन 1962 में प्रक्षेपण की बारीक तकनीकियों को सीखने के लिए डॉक्टर कलाम साहब को अमेरिका के नासा नामक संस्थान में भेजा गया और समय दिया गया मात्र 6 महीना। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर कलाम ने बहुत मेहनत किया क्योंकि समय कम था और उद्देश्य बहुत बड़ा था। भारत को तकनीकी रॉकेट प्रक्षेपण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना था, जिसकी जिम्मेदारी अब्दुल कलाम के ऊपर थी, उस नवयुवक के ऊपर थी जो वैज्ञानिकता के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रचता जा रहा था। जब कलाम साहब अमेरिका से रॉकेट प्रक्षेपण की बारीक तकनीकियों को सीखकर वापस आए तो 21 नवंबर सन 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया नाइक अपाची। इसके बाद भारत ने फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, उसका नाम था रोहिणी। लेकिन रोहिणी फर्स्ट का जो प्रक्षेपण था वह असफल हो गया कि जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर ओदा ने जो टाइमर मशीन लगाया था, उसे देखकर अब्दुल कलाम ने कहा था कि यह सही काम नहीं करेगा, मगर डॉक्टर ओदा जिद्दी स्वभाव के थे, उन्होंने उसे लगाया और कुछ ही दूर जाने के बाद यह लॉन्चिंग फेल हो गया। इसके बाद अब्दुल कलाम बहुत दुखी हुए, मगर अब्दुल कलाम की बात न मानकर इस लॉन्चिंग की असफलता का असली कारण डॉक्टर ओदा को पता था। वे अब्दुल कलाम को पकड़कर रोने लगे और उन्होंने बाद में सार्वजनिक तौर पर अपनी इस गलती को स्वीकार किया और इसके बाद रोहिणी का फिर से प्रक्षेपण किया गया। 20 नवंबर सन 1967 को रोहिणी 75 पूर्ण रूप से लॉन्च होने में सफल हुआ और इसकी सफलता के साथ ही विक्रम साराभाई ने डॉक्टर कलाम को गले से लगा लिया। रोहिणी 75 की लॉन्चिंग के बाद से डॉक्टर कलाम लगातार सफलता का स्वाद चखते चले गए। इसके बाद से इन्होंने अग्नि मिसाइल को भारत के लिए तैयार किया, पृथ्वी मिसाइल को भारत के लिए तैयार किया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु प्रोजेक्ट इनको सौंपा और परमाणु शक्ति बनकर जब भारत उभरा तो पूरी दुनिया से आंखों में आंखें मिलाकर खड़ा होने की हिम्मत रख सका और इसका पूरा का पूरा योगदान, पूरा का पूरा श्रेय केवल और केवल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को है, जिन्होंने अपने कुशल निर्देशन में अपनी कड़ी मेहनत के बल पर ऐसे काम करके दिखाया जो एक समय असंभव माना जाता था, आज
भारत परमाणु शक्ति के रूप में विकसित हो चुका है, तो इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम का अतुलनीय योगदान है। इनको इनकी श्रेष्ठतम सेवाओं के लिए पुरस्कृत भी किया गया भारत सरकार के द्वारा। हालांकि डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनके सामने कोई भी पुरस्कार छोटा है, मगर फिर भी भारत सरकार के द्वारा इन्हें सन 1981 में पद्म विभूषण और सन 1997 में भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, जिसके साथ भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित करके स्वयं को भी गौरवान्वित किया। भारत ने भी ऐसे बालक को अपनी धरा पर जन्म देकर स्वयं को गौरवान्वित किया। भारत की यह धरती धन्य है कि जहां पर ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। डॉक्टर कलाम केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक ऐसे महापुरुष थे जिनके बारे में पढ़कर, सुनकर, समझकर आपका मन बाग बाग हो जाता है। डॉक्टर कलाम के आगे के जीवन में इन्हें भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर भी पहुंचने का अवसर मिला। 27 जुलाई सन 2015 दिन था सोमवार, और डॉक्टर कलाम शिलांग के IIM कॉलेज में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे और उनका टॉपिक था जीवन योग्य ग्रह। और जब इस टॉपिक पर इन्होंने बोलना शुरू किया तो बोलते बोलते अभी 5 मिनट ही बीता होगा कि अचानक से डॉक्टर कलाम की आवाज़ लड़खड़ाई और इसके साथ ही साथ इनके पैर भी लड़खड़ाए। डॉक्टर साहब मंच पर गिर पड़े तो तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें संभाला और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसी महान आत्माएं मरती नहीं हैं, अमर हो जाती हैं, अमरत्व को प्राप्त हो जाती हैं। वह रे डॉक्टर कलाम का जीवन, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस भी श्रमेव जयते के सिद्धांत का पालन करते हुए बिताया। ऐसे महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर कलाम, जिन्हें लगभग अपने जीवन में 40 डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई, जिनके मरणोपरांत जब इनकी संपत्ति का ब्यौरा देखा गया तो इनके पास मात्र कुछ कमीजें, एक घड़ी, 2500 किताबें, एक जोड़ी जूता, बस संपत्ति के नाम पे यही था। और डॉक्टर कलाम से हमारे देश के राजनेताओं को सीखना चाहिए। आज कोई भी राजनेता एक छोटे से पद पर भी पहुंच जाता है तो सबसे पहले वह संपत्ति अर्जित करता है, लेकिन डॉक्टर कलाम साहब ने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ नहीं किया। राष्ट्र की सेवा के लिए वे लगातार इतने समर्पित रहे कि कब 27 साल का युवा 52 साल का हुआ, कब 62 साल का हुआ, उसे पता ही नहीं चला। और राष्ट्र की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते डॉक्टर कलाम ने कभी विवाह ही नहीं किया, क्योंकि विवाह योग्य समय तो इन्होंने अपने भारत माता को समर्पित कर दिया था, अपने इस भारत राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। आज डॉक्टर कलाम जहां भी हैं, इस 125 करोड़ देशवासियों के तरफ से उन्हें मैं अजय पटेल नमन करता हूं। डॉक्टर कलाम के बारे में तो बहुत सारी घटनाएं हैं जिसे केवल एक वीडियो में समेटना नामुमकिन है, मगर मित्रों, हमने उन पहलुओं को आपके सामने उजागर करने का प्रयास किया जहां से आप यह जान सकिए कि अगर आपके जीवन में कठिनाई, असफलताएं हैं तो इन कठिनाइयों और असफलताओं के बाद आप अपने पूरे शिद्दत से किए गए कर्म के बाद आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम की जीवनी हमें यही सिखाती है कि हमें निराश नहीं होना है। दूसरी बात, डॉक्टर कलाम की जीवनी से हमें हॉनेस्टी सीखना है, ईमानदारी सीखना है। कितनी ईमानदारी से डॉक्टर साहब ने अपने पूरे जीवन को जिया कि आज केवल डॉक्टर कलाम का नाम आप ले लीजिए तो देश का कोई भी नागरिक होगा उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो समृद्ध व्यक्तियों के ऊपर ईमानदारी हमेशा भारी रही है मेरे मित्रों। इसलिए आपको अपने कर्तव्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अगर ईमानदारी सीखना है तो डॉक्टर कलाम से सीखना चाहिए। उनके जीवनी को उन्होंने एक पुस्तक लिखा है विंग्स ऑफ फायर, उसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे महान लोगों के जीवन दर्शन
करने के बाद हम यह जान सकते हैं कि ऐसे महान लोग कैसे रामेश्वरम जैसे एक छोटे से कस्बे से निकलकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के सिंहासन तक पहुंचते हैं और उसके बाद भी उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे थे अजय पटेल वाग्मी के साथ द जीरो मीडिया जनमुद्दा।